मित्रों, पिछले एपिसोड में आपने उनके बड़े भाई डॉक्टर हेमचंद जोशी यूरोप जाने की घटना पढ़ी। अब जब वो यूरोप से पीएचडी डिग्री लेकर के वापस घर आए तो आगे का किस्सा सुनिए कि वो क्या करना चाहते हैं। जोशी जी ने बताया कि घर वाले समझते थे कि जर्मनी से लौटने पर भाई साहब किसी विश्वविद्यालय में किसी अच्छे पद पर नियुक्त हो जाएंगे और घर की आर्थिक स्थिति सुलझ जाएगी। भाई साहब जर्मनी से श्रम और स्वावलंबन का पाठ पढ़कर आए थे। उन्होंने आते ही ये प्रस्ताव रखा कि कलकत्ता जाकर के लॉन्ड्री खोलेंगे, जिसके लिए एक मशीन जर्मनी से मंगाना चाहते हैं। घर वाले सुनकर दंग रह गए कि वह लेने के देने पड़ रहे हैं। मशीन के लिए 4-5 हज़ार रुपये की तत्काल आवश्यकता थी। गांव के एक अच्छे खेत का टुकड़ा बेचकर पूरी रकम किसी तरह प्राप्त कर ली। भाई साहब तत्काल कलकत्ता भागे। मुझसे भी वो चलने के लिए बहुत आग्रह कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं कतई आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं। जिसका पेशा उसी को साजे, करे और करे तो लाठी बाजे। आप इस लोकोक्ति को भूल रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। वो नाराज़ होकर चले गए। मशीन के लिए ऑर्डर अल्मोड़ा से ही दे दिया था। कुछ ही दिनों बाद कलकत्ता में मशीन पहुंच गई। बाद में मालूम हुआ कि मशीन में कपड़े धुलते थे और सुखाए भी जाते थे। मैं भी अंततः कलकत्ता पहुंच गया, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। अगले कुछ कर सकने की हिम्मत नहीं थी। पहले मैंने शिमला जाकर क्लर्क का काम हथिया लिया था। जब कुछ माह बाद तंगी हुई तब सीधे मैं कलकत्ता का टिकट कटवाया। भाई साहब ने बालीगंज में एक मकान किराए पर ले रखा था। वो मकान लखनऊ विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रसिद्ध प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी का था। उसके बगले में ही उनके भाई का भी मकान था। बालीगंज उस दिनों नया नया बसा रहा था। वहाँ की प्रसिद्ध झील हमारे मकान के पास थी। मैं प्रतिदिन शाम को झील की परिक्रमा किया करता था। उस झील के कारण ही मेरे बेकारी के दिन किसी तरह कटते जा रहे थे। लॉन्ड्री का बिजनेस ने बड़े झंझट का था, यह मैंने पहले ही जाना। मशीन होने पर भी कई आदमियों को जुटाकर कपड़े धोए जा सकते थे। उसके लिए 2 बार धोबी पहले से ही रख लिए थे। मैं धुलाई के लिए कपड़े लेने तथा देने के काउंटर पर बैठा करता था। कपड़ों के चिन्ह तथा नंबर लगाने के लिए रबड़ की मोहरें बना दी गई थी। मैं एक कागज़ में कपड़े देने वाले के नाम तथा विवरण लिखता जाता था और जितने पैसे धुलाई के होते थे वह भी लिखता था। धुलाई का चार्ज 40 पैसा था, पर मार्केट में प्रचलित पैसों से आधा लेते थे। बालीगंज की प्रमुख दुकान के अलावा दूसरे स्थानों में भी इसकी शाखाएं खोल दी गई थी। बहरहाल मैं बालीगंज की प्रमुख शाखा में ही सब काम देखता रहा। एक तरफ धोबियों के इस्त्री करने, कपड़ों की धुलाई और सफाई आदि का शोर मचा रहता था, और दूसरी तरफ कपड़े लेने तथा देने वालों की भीड़ थी। मैं घबरा गया। मेरे एक और भाई इस काम में मेरी सहायता के लिए बुलाए गए थे, पर कुल मिलाकर इस काम में मेरी तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी। कलकत्ता की रंगारंग दुनिया बालीगंज से बहुत दूर मालूम पड़ती थी। ट्रेन पकड़ कर ही वहाँ जाया जा सकता था। जो लोग कपड़े धुलने को दे जाते और जब ठीक दिन वापस लेने आते तो अक्सर बड़े झंझट का सामना करना पड़ता। कारण यह था कि ग्राहक के पूरे कपड़ों को अलग अलग छांट पाना बड़ा ही उबाऊ देने वाला मामला था। पूरे के पूरे कपड़े मिल जाएं तो उत्सव का दिन था, नहीं तो उतना बाकी रह जाता था। प्रायः कपड़े पूरे नहीं मिलते तो बाकी रखना पड़ता था, और बाद में भी न मिलने पर झंझट बना रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक सज्जन एक बहुत पुरानी घिसी चादर धुलने दे गए। धुलकर वह दुकान में आ गई थी, पर उसका नंबर एक कोने में अस्पष्ट अक्षरों में दिया गया था, जो नज़र ही नहीं आता था। उस सज्जन के सब कपड़े मिल गए, किंतु वह चादर नहीं मिली और बार बार आते रहे। बड़ी लज्जा का अनुभव होता था। इस बात का पता नहीं लगा पाते थे कि वो कहाँ है। वो वहीं थी, जिसके हाथ लगी वही हटा देता। बहुत दिनों बाद मैंने कहा कि ये क्या है जो बार बार रोज़ हटा देते हैं। बाद में नंबर मिलाया गया तो सज्जन की चादर थी। मैंने अपने दाएं हाथ से सिर पीट लिया। जब ये सज्जन आए तो उन्हें दिखाया। चादर मिलने पर वो बहुत खुश हुए। आए रोज़ इसी तरह की घटनाएं हुआ करती थी।
बालीगंज से मुझे डॉक्टर लेन की शाखा में जाने का आदेश हुआ। डॉक्टर लेन का अद्भुत तंग और गंदी किस्म की गली थी। वो निम्न मध्य वर्ग के लोग ज़्यादा रहते थे। एक पुराने मकान में दुकान मिली थी। उस पुराने मकान का मालिक निम्न मध्य वर्गीय बंगाली ही था। बातचीत में पीठ को कुबड़ों की तरह झुकाकर हूँ हाँ में सब बातें कर जाता था। दूसरे का हित हो या न हो, अपने ही हित की बात करता था। वो अनपढ़ किस्म का ठेठ बंगाली देहाती लगता था, जिससे स्वभावतः स्वार्थ की गंध बड़े विचित्र ढंग से आती थी। मैं तब जाता था कि बंगाल के मध्य वर्ग का ऐसा आदमी मिलता जिससे खुलकर गपशप की जाती, पर उससे तो कुछ बात कर सकना कठिन था। बतरस क्या है वो जानना ही नहीं था। जो कमरा दुकान के लिए मिला था उसके आसपास कहीं न तो पानी था, न ही शौचालय। जगह जगह उसका फर्श टूटा हुआ था। बड़ी बड़ी दरारें थीं। रात में सोने पर शरीर में काफ़ी गड़ती। रात में जो कपड़े धुलने आते उसी को बिछाकर मैं सो जाता था। मेरी मदद के लिए एक छोकरा भाई साहब ने छोड़ रखा था। लड़का बहुत होशियार था। वो मशीन चलाता तथा थोड़ा बहुत खाना आदि बना लेता था। निम्न मध्यवर्ग के बहुत गरीब परिवार के कपड़े बिछाकर आराम से सोने के लिए एक कल्पना जाल में कमी नहीं रही, चाहे ऊंची हो या नीची। इसलिए उसी कल्पना जाल के सहारे गंदे फर्श पर गंदे कपड़ों के ऊपर सो जाता था। रोम और पेरिस के शहरों में मैं विचरता रहता था। इस तरह के कल्पना जाल मुझे कई बार जीवन में अपनी रक्षा करनी पड़ी है। इस कल्पना शक्ति पर पूरा प्रभुत्व रखता था और इस कल्पना को दबाना तथा बढ़ाना अपने से नियंत्रित रखता था।